आज का दिन किसी जंग से कम नहीं था। पिछले कुछ दिनों से जारी तैयारियों का आज अंतिम पड़ाव था। 300 मेहमानों की खातिरदारी और मेहमानों से अटे पड़े घर की गहमा गहमी अब थमने लगी है। समारोह स्थल से घर लौटकर अब रिश्तेदार या तो बिस्तर पर पसर गए हैं या फिर फुर्सत से गपशप कर रहे हैं। भेंट, उपहारों और बाकी रस्मों के झमेले अब समाप्त हो चुके हैं। कमरे को रजनीगंधा और गुलाब के फूलों से सजाया गया है। विशाल के कमरे में प्रवेश करने से पहले कुछ रिश्तेदारों ने मजाक किया। किसी ने कहा, आज तीसरा विश्व युद्ध है, तो किसी ने कहा, कितनी बार कहा है नया पलंग डालना, कहीं जोखम ना हो जाए। उन सबको भगाकर विशाल कमरे में घुसा। रात की लगभग 2:30 बज रहे हैं। कमरे में हल्की रोशनी जल रही है। कमरे में घुसते ही देखा कि नंदिनी बिस्तर पर बैठी है। विशाल की तरफ एक बार देखकर उसने नजरें झुका ली। विशाल ने हैरान होकर कहा, ये क्या, अभी तक बैठी क्यों हो, सोई क्यों नहीं? इतनी रात हो गई है। नंदिनी ने नजरें झुकाए हुए ही जवाब दिया, नहीं, सोचा आप नहीं आए तो थोड़ा इंतजार कर लूं। उसके मन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। यह कैसा इंसान है? सुहागरात का दिन है और इस रात को लेकर न जाने कैसी कैसी रोमांटिक बातें और सपने उसने सहेलियों से सुन रखे थे। कितनी उम्मीदें, कितनी योजनाएं मन में थी। और विशाल, उन्हें बस ये फिक्र है कि वो सोई क्यों नहीं। कमरे में एक सुंदर नई दुल्हन बैठी है और सामने खड़ा शख्स है कि बिल्कुल भाव शून्य। पर हाँ, विशाल का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है, एक अजीब सा ठहराव। शायद इसलिए अंदर से कितना भी चाहने के बाद भी वह सहज होकर तुम नहीं बोल पा रही थी। आप शब्द उसके होठों पर ही आ रहा था। विशाल ने तार्किक स्वर में पूछा, मेरे ना होने पर इंतजार की क्या जरूरत थी? आज से पहले तो घर पर तुम मेरे इंतजार में जागती नहीं थी, फिर आज ही क्यों? माना कि हम एक बंधन में बंध चुके हैं, पर आज की भागदौड़ के बाद तुम बुरी तरह थक चुकी होगी। पिछले कुछ दिनों से जो गहने और भारी पोशाक में तुम घंटों एक जगह बैठे रहना पड़ा है, वह कोई आसान काम नहीं था। सबने खाना खा लिया है, अब तो नींद का समय है। ऐसे में तुम्हारा ना सोकर बैठना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। सो जाओ, आराम करो। विशाल के शब्द सुनकर नंदिनी सिर झुकाए बैठी रही, पर उसके मन में भावनाओं का ज्वार उठ रहा था। वह सोच रही थी, ये इंसान भी कैसा है? बातें ऐसे कर रहा है मानो सारा काम मैंने किया है और खुद बड़े आराम से रहा हो। जबकि नंदिनी अच्छी तरह जानती थी कि शादी की सारी व्यवस्था और जिम्मेदारी अकेले विशाल के कंधों पर ही थी, क्योंकि उसके पिता अस्वस्थ और वृद्ध हैं। इसके विपरीत नंदिनी के हिस्से तो कोई शारीरिक श्रम आया ही नहीं था। उसकी तरफ का सारा इंतजाम तो उसके पिता और भाई ने बखूबी संभाल लिया था। आज पूरे दिन विशाल ही यहाँ वहां दौड़ता रहा, जबकि नंदिनी तो बस एक जगह सिमटी बैठी रही। नंदिनी ने नजरें बचाकर विशाल की तरफ देखा और कहा, वो जो पूजा और बाकी लोग देकर गए हैं, उन्होंने कहा है कि आपको वो पी लेना चाहिए। विशाल ने हैरानी से पूछा, हाँ, क्या चीज? फिर उसने मुड़ के पास वाली टेबल की तरफ देखा। दूध का ग्लास देखकर वो चौंक गया और बोला, दूध? लेकिन मैं तो रात को खाने के बाद दूध नहीं पीता, बस सोने से पहले थोड़ा पानी पीता हूँ। घर वाले ये अच्छी तरह जानते हैं। विशाल ने सवालिया नजरों से नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने सिर झुकाए हुए ही धीरे से कहा, मुझे क्या पता, वो लोग तो बस रख कर गए हैं। विशाल थोड़ी देर चुपचाप नंदिनी को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने समझ लिया कि माजरा क्या है। वह धीरे धीरे चलकर नंदिनी के सामने जाकर खड़ा हो गया। नंदिनी देखकर थोड़ा घबरा गई और सिमट गई। विशाल ने मुस्कुराते हुए नंदिनी की ओर झुककर उसके कान के पास धीरे से कहा, बताओ तो ये दूध क्यों देकर गए हैं? यह सुनकर नंदिनी की धड़कनें तेज हो गई। विशाल ने और पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, ताकि मुझे भरपूर एनर्जी मिल सके।
ये सुनते ही नंदिनी का चेहरा और कान शर्म से एकदम लाल हो गए। उसे लगा जैसे वह अभी जमीन में धंस जाएगी। नंदिनी बहुत सुंदर और साफ रंग की लड़की थी और काफी पढ़ी लिखी भी थी। विशाल ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से बोला, नंदिनी, मैं समझ सकता हूं कि आज तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। देखो, मैं इंसान हूं, कोई जानवर नहीं। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। न सिर्फ आज के लिए बल्कि हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ कभी भी अपनी मर्जी नहीं थोपूंगा। विशाल ने आगे कहा, दुनिया अक्सर ये सोचती है कि शादी का मतलब है कि पति अपनी पत्नी की जिंदगी का मालिक बन गया है और वो उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की अपनी भी कुछ पसंद नापसंद होती है, उसे भी थकान महसूस होती है। पर तुम मेरी तरफ से एकदम निश्चिंत रहो। इतना कहकर विशाल मुस्कुराया और कमरे की दूसरी तरफ जाकर किताबें पलटने लगा ताकि नंदिनी को थोड़ा सहज महसूस हो। नंदिनी अवाक होकर विशाल को देखती रही। उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, हे ईश्वर, मैंने तो बस एक अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना की थी। क्या तुमने खुद इस इंसान का रूप लिखकर मेरी पुकार सुन ली? उसकी आंखों के कोने में आंसू तैर आए थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह खुशी है या प्यार की कोई नई टीस। उनकी शादी तो बस बड़ों की मर्जी से तय हुई थी। शादी से पहले ना तो कोई खास मुलाकात हुई थी और ना ही लंबी बातचीत, क्योंकि विशाल स्वभाव से ही बहुत कम बोलने वाला इंसान था। घर वालों का मन तो बिल्कुल नहीं था इस रिश्ते के लिए, लेकिन नंदिनी ने जिद पकड़ ली थी। विशाल से हुई पहली छोटी सी मुलाकात ने ही उसके दिल में जगह बना ली थी। तभी तो उसने कह दिया था, मुझे जीवन साथी बनाना है तो बस इसी को। अपनी आंखों को पोंछते हुए वो बिस्तर से उतरी और विशाल के करीब जाकर धीरे से बोली, आप कपड़े बदलेंगे ना? क्या पहनना चाहेंगे बताइए, मैं अलमारी से निकाल देती हूँ। विशाल ने जैसे ही अपनी नजरें किताबों से हटाकर नंदिनी पर टिकाई तो बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। नंदिनी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने नजरें झुका ली और टेबल को उंगलियों से कुरेदते हुए पूछा, क्या क्या देख रहे हैं? विशाल ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और नरमी से कहा, अपना हाथ दो। नंदिनी ने झिझकते हुए अपना हाथ उसके हाथ में सौंप दिया। विशाल ने उसे हाथ पकड़कर वापस बिस्तर की ओर ले जाकर बैठा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो कहा था ना कि तुम सो जाओ। और रही बात कपड़े निकालने की, तो जो काम मैं इतने सालों से खुद करता आया हूं उसे अब बदलने की क्या जरूरत है? विशाल थोड़ा रुककर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, देखो नंदिनी, मैं हमेशा अपना काम खुद करने का आदी रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी धड़कनें तेज थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्यों? विशाल का चेहरा गंभीर हो गया। एक ठंडी आह भरते हुए उसने कहा, सच कहूं तो मेरी शादी में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जैसे जैसे माँ पापा की उम्र बढ़ी, उनका शरीर कमजोर हुआ तो मन में एक डर बैठ गया, अगर मैं अकेला पड़ गया तो। अभी तो हम तीनों साथ में हंसते बोलते हैं, पर आगे का क्या? इसी डर को दूर करने के लिए मैंने तुम्हें अपने जीवन में साथी के तौर पर चुना है। मैं तुम्हें यहाँ घर के काम काज करने या मेरी सेवा करने के लिए नहीं लाया हूं। मुझे किसी की सेवा की जरूरत नहीं है नंदिनी। माँ पापा का ख्याल रखना हो या घर की कोई भी छोटी बड़ी जिम्मेदारी, सब मैं खुद संभालता हूँ। अब से मैं तुम्हारा भी ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम खुद पर सेवा करने का कोई बोझ मत लेना। विशाल की ये बातें सुनकर नंदिनी के मन में उसके लिए सम्मान और गहरा हो गया। उसे लगा जैसे उसने किसी ऐसे इंसान को पा लिया है जिसे उसने सिर्फ सपनों में ही देखा था। तभी विशाल थोड़ा रुका और फिर बोला, हाँ, अगर कभी ऐसा दिन आए कि मैं बीमार पड़ जाऊं या बिस्तर पर आ जाऊं, बस तब तुम मेरा साथ देना। बस उतना ही काफी है, ठीक है? नंदिनी की आंखें भर आई। उसने सिर झुकाकर कहा, ऐसा बुरा दिन कभी नहीं आएगा। विशाल ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बीमारी हो या कोई हादसा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें इतना मजबूत बनना होगा
कि कभी मैं साथ ना भी रहूं तो तुम अकेले भी अपना सिर ऊंचा करके जी सको। आज से ही खुद को इस तरह तैयार करना शुरू करो, समझी? इतना कहकर विशाल ने अपनी पीठ नंदिनी की तरफ कर ली और फिर से किताबों वाली मेज की ओर बढ़ गया। विशाल की नजरों से छिपकर नंदिनी की आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिर पड़ी, जिसे उसने झट से पोंछ लिया। विशाल ने किताब का पन्ना पलटते हुए कहा, नंदिनी, जीवन बहुत अनमोल है, इसे लगातार कुछ नया सीखकर बेहतर बनाते रहना चाहिए। मैं तुम्हें हमारी टाउन लाइब्रेरी का मेंबर बना दूंगा। वहां करीब 16,000 किताबें हैं। मैं बचपन से ही उसका हिस्सा हूं और हर साल हम किताब मेले से हजारों नई किताबें वहां जोड़ते हैं। जब भी समय मिले खूब पढ़ना। सुना है तुम अच्छा गाती हो, तो रियाज भी जारी रखना और पेंटिंग उसका भी अभ्यास करना। हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिव करते रहना। काम में व्यस्त रहने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और हम अंदर से और ज्यादा खिल उठते हैं। विशाल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रसोई का काम तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, वो तो सब सविता दी देख लेती है। बाकी घर की सफाई और कपड़ों का काम गीता कर देती है। रही बात रात की रोटी की, तो वो मैं खुद बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ताज़ा खाना पसंद है। इसीलिए मैं दिन में सविता दी को रोटी बनाने नहीं देता। नंदिनी ने उत्साह के साथ कहा, लेकिन मैं बहुत अच्छी रोटियां बना लेती हूँ। विशाल हंसकर बोला, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो जिस दिन मेरे ऊपर काम का ज्यादा बोझ होगा उस दिन तुम मेरी मदद कर देना। नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, क्यों? अब से तो रोज मैं ही बना सकती हूँ। यह कहकर वह उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी, लेकिन विशाल फिर से अपनी किताबों में खो गया। कुछ देर बाद वह बोला, देखो, माँ पापा की भी छोटी मोटे कामों में थोड़ी मदद कर देना, बस इतना ही काफी होगा। वे बहुत मेहनती है, पर अब उम्र और बीमारी की वजह से उन्हें आराम की जरूरत है। और अगर तुम्हें किसी भी बात की कोई शिकायत हो, चाहे वो मेरे बारे में हो, माँ पापा के बारे में या किसी और के बारे में, तो सीधे मेरे पास आकर खुलकर कहना। किसी और से उलझने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। यह कहकर उसने अलमारी से कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर आया, बदन पर शॉल लपेटकर कुर्सी पर आराम से बैठ गया। समय बीतता गया और रात के 3 बज गए। विशाल ने पूछा, नंदिनी, एक बात सच सच बताओ, क्या इस शादी के लिए तुम वाकई राजी थी? नंदिनी ने हैरान होकर पूछा, क्यों? अचानक आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? विशाल ने जवाब दिया, नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम इतने सुंदर और कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी हो, जबकि मैं साधारण हिंदी मीडियम का लड़का हूं। तुमने इंग्लिश में फर्स्ट क्लास मास्टर्स किया है और मैं बस एक ग्रेजुएट हूं। हाँ, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन है, पर तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड के आगे कुछ भी नहीं। मुझ में ना तो कोई बड़ी खूबी है और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ। बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, बस वही है। मुझे तो पक्का यकीन था कि तुम लोग पहली नज़र में ही मुझे रिजेक्ट कर दोगे। वह आगे बोला, असल में मलाई चाचा ने तुम्हारी फोटो माँ पापा को दिखाई थी। वे काफ़ी समय से मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे और तुम्हारे घर वाले लड़का। चाचा मुझे बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ये नहीं बताया कि मैं तुमसे उम्र में पूरे 10 साल बड़ा हूँ। उन्होंने सोचा था कि पहले हम लोग मिल लेते हैं, फिर देखा जाएगा। लेकिन जब पहली मुलाकात में तुम्हें मेरी उम्र और बाकी सब बातों का पता चला, तब भी तुम लोग राजी हो गए। क्यों? तुम्हें तो मुझसे कहीं बेहतर और उम्र में भी तुम्हारे बराबर लड़के मिल सकते थे। नंदिनी ने एक पल के लिए प्यार भरी नजरों से विशाल को देखा और फिर नजरें झुका ली। धीमी आवाज में बोली, मेरे मम्मी पापा को आप पसंद आ गए थे, इसलिए मैं मान गई। लेकिन असल सच तो यह था कि विशाल की उम्र और बाकी बातें जानने के बाद नंदिनी के मम्मी पापा इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। नंदिनी के पिता बैंक में एक बड़े अधिकारी है और वो उनकी इकलौती लाडली बेटी है, लेकिन नंदिनी अपनी जिद पर अड़ गई थी। पहली बार विशाल को देखकर और उससे थोड़ी सी बात करके ही नंदिनी के दिल ने कह दिया था कि वह इसी इंसान को तो बरसों से ढूंढ रही थी। विशाल ने चिंतित होकर पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा की खुशी के लिए खुद पर दबाव तो नहीं डाला? मुझे सच सच बताओ, अगर तुम्हारे मन में कोई और है या तुम किसी और से प्यार करती हो
तो मुझसे अभी कह सकती हो। मैं वादा करता हूँ मैं जितनी जल्दी हो सके उससे संपर्क करूंगा। अगर वह तुम्हें अपनाना चाहता हो तो मैं तुम्हें इस रिश्ते के हर बंधन से खुशी खुशी मुक्त कर दूंगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। नंदिनी का दिल एक अनकही पीड़ा से मरोड़ खाने लगा। उसने डबडबाई आंखों से विशाल की ओर देखकर कहा, ऐसा करने में आपको क्या लाभ? आपको जरा भी बुरा नहीं लगेगा? विशाल ने चिंतित चेहरे के साथ दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बुरा तो लगेगा, लेकिन मेरे बुरा लगने से कहीं ज्यादा जरूरी है तुम्हारा खुश रहना। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तो नारी स्वतंत्रता में विश्वास रखता हूँ। पुरुषों को तो आजादी हमेशा से थी ही। आखिर जिंदगी तो एक ही है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहिए, समझी? बस कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए। नंदिनी सिर झुकाकर बैठी सोचती है, हे ईश्वर, तुमने मुझे किस इंसान के पास लाकर खड़ा कर दिया है। जीवन में न जाने कितने पुरुषों को देखा, रिश्तेदार, गैर रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, पर ऐसा पुरुष तो एक भी नहीं देखा। नंदिनी ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपने कभी प्रेम नहीं किया? किसी लड़की से कभी प्यार नहीं किया? विशाल हल्की मुस्कान के साथ थोड़ा खोए हुए ऊपर की तरफ देखता है। कुछ देर सोचता है, फिर नंदिनी की ओर देखकर कहता है, प्रेम करने के अवसर तो मिले थे कई बार। सच कहूं तो क्यों मिले ये मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि मेरा चेहरा तो देख ही रही हो। जैसे मैंने बताया, ना कोई विशेष खूबी है और ना ही बहुत ज़्यादा पैसे हैं, फिर भी मौका मिला। उनमें से कुछ लड़कियों ने शायद मुझे सच में प्यार किया था। वे अपना सर्वस्व देने को तैयार थी, लेकिन मेरा कभी प्रेम करना नहीं हुआ। असल में मेरा स्वभाव थोड़ा रूखा है। दिन भर काम, किताबें पढ़ना, शरीर की कसरत, बस इन्हीं सब में मुझे खुशी मिलती है। जब समय मिलता है तो कुछ लिख लेता हूँ जो मन में आता है। इन सब में प्यार करने का समय ही नहीं मिला। नंदिनी का मन आनंद से भर उठा। वह मुस्कुराते हुए चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। विशाल नियमित रूप से शरीर की कसरत करता है, 15 किलोमीटर जॉगिंग करता है, तो देखने में वह नंदिनी से बस कुछ ही साल बड़ा लगता है। विशाल फिर बोला, अच्छा नंदिनी, तुम्हारी सहेलियों से जो सुना है, तुम तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों में बहुत दबंग, साहसी और स्मार्ट लड़की थी। डिबेट कंपटीशन में प्राइज भी जीता है तुमने। यहाँ तक कि लड़के भी तुम्हारे आसपास आने या खुलकर बात करने से डरते थे। पर आज मेरे सामने जो नंदिनी बैठी है, उसका तो सहेलियों द्वारा बताए गए वर्णन से रत्ती भर भी मेल नहीं हो रहा। तुम तो बिल्कुल विपरीत इंसान लग रही हो। कमरे में आने के बाद से तो बस मैं ही बोले जा रहा हूँ। तुम तो लगभग कुछ कह ही नहीं रही हो, ज्यादातर समय सिर झुकाकर बैठी हो। मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गई हो, या फिर शर्मा रही हो, या फिर माँ ने कहा है कि नई बहू को थोड़ा शर्माते हुए रहना चाहिए, गुंडागर्दी मत करना। नंदिनी ने फिर से उसी प्यार भरी नजरों से विशाल की तरफ देखकर कहा, मैं बिल्कुल भी गुंडागर्दी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो मन ही मन सोचने रही, मेरी शिक्षा, मेरी स्मार्टनेस, मेरा दबंग अंदाज, मेरा व्यक्तित्व आपके सामने कुछ भी काम नहीं कर रहा। सब बेकार हो गया है। मेरा पूरा शरीर सुन सा हो रहा है। मैं तो निशब्द हो गई हूँ। आप अगर मुझे बस एक बार गले लगा लेते। मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरी तरह आप में विलीन हो जाऊं। इस मामूली मेल जोल और चंद बातों में ही नंदिनी शायद विशाल से प्यार करने लगी थी। वह विशाल के प्रेम में पूरी तरह बंध गई थी। साथ ही विशाल के प्रति उसके मन में ढेरों श्रद्धा और सम्मान भी जमा हो गया था। विशाल मन ही मन अपने दोस्तों की बातें याद करने लगा। शादी के पहले की उस महफिल में दोस्तों ने कहा था, सुहागरात ही वह दिन है जब सील खुलती है। अगर खून निकले तो समझना एकदम फ्रेश माल हाथ लगा है, और अगर ना निकला तो समझ लेना कि तुम लुट गए, इस्तेमाल की हुई चीज मिली है। एक दूसरे दोस्त ने कहा था, सुहागरात जिंदगी की वह पहली रात है जब तो अपने ही कमरे में एक औरत के साथ जो चाहे कर सकता है, जितनी देर चाहे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना ही कोई चार्ज देना पड़ता है, एकदम फ्री। वह तेरी मर्जी, तेरा माल है। यही तो शादी का मजा है, समझे?
उसे नोच कर खा जा, फिर भी कोई कुछ नहीं कहेगा। वह चिल्ला भी नहीं पाएगी, और अगर चिल्लाई भी तो कोई तुझे दोष नहीं देगा, बल्कि सब खुश होंगे कि खेल चल रहा है। इतना कहकर सब जोर जोर से हंस पड़े थे। विशाल जानता था कि पुरुष इसे नारी जाति पर अपनी एक प्रकार की विजय मानता है। वह हंसी उसी गर्व का प्रतीक थी। एक और दोस्त ने डिंग मारी थी, तुम तो जानते ही हो, मैं तो बहुत अनुभवी खिलाड़ी हूँ। सुहाग रात को मैंने अपने बीवी का जो हाल किया था, मेरी बीवी तो देखा ही है, दुबली पतली है, और मेरा ये शरीर, वह बर्दाश्त नहीं कर पाई, न चिल्ला पाई। एक ही रात में मैंने उसे रुला दिया था। बेचारी की आंखें धंस गई थी। अगले दिन तो उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मेरी एक भाभी ने मुझे किनारे बुलाकर कहा, क्यों रे, पूरे महीने का काम क्या एक ही दिन में कर लिया? और तब सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। विशाल जानता है कि अकेले में औरत को पाकर उसे नोच कर खा जाने की यह मानसिकता, यह क्रूरता ही मानव सभ्यता का सबसे बड़ा खतरा है। यह नारी जाति के स्वतंत्र रूप से चलने फिरने के रास्ते का सबसे बड़ा रेड सिग्नल है। भले ही सब नहीं, पर ज्यादातर पुरुषों की मानसिकता यही है। हजारों वर्षों से मानव सभ्यता, मानव दर्शन कितना उन्नत हो गया, लेकिन मौका मिलते ही औरतों के कपड़े उतारना और उन्हें अपमानित लांछित करके एक पाश्विक उल्लास की प्रवृत्ति, इसमें हमारा एक बाल भी परिवर्तन नहीं हुआ। वह दोस्तों को कुछ समझाने नहीं गया। समझाने जाता तो वो कहते, तू ज्यादा ढोंगी मत बन, पुरुष है पुरुष की तरह रहे, औरतों को हमेशा नीचे दबा कर रखना होता है, वरना सिर पर चढ़ गई तो सब खत्म। और ये सब शुरू करना होता है सुहागरात की रात से ही, समझे? विशाल को खोया हुआ देखकर नंदिनी ने पूछा, आप इतना क्या सोच रहे हैं? विशाल चौंक उठा। हड़बड़ाकर नंदिनी की ओर देखते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं। नंदिनी अब और नहीं सह सकी, बहुत हो चुका था। अब नंदिनी ने अपनी तमाम दुविधा, झिझक, शर्म और आत्मसम्मान को एक तरफ रखकर करुण भाव से विशाल की ओर देखा और बोल ही पड़ी, क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकती हूँ? विशाल हैरान होकर बोला, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? नंदिनी ने कहा, क्या आप मेरे पास आकर 5 मिनट के लिए बैठ सकते हैं? विशाल झटके से खड़ा हो गया। तेजी से नंदिनी के पास जाकर बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कब से कह रहा हूं कि सो जाओ सो जाओ, तुम सुन ही नहीं रही हो, बस बैठी हो। क्या दिक्कत हो रही है? नंदिनी ने अपनी झील जैसी गहरी डबडबाई आंखों से विशाल की ओर देखकर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप बस मेरे पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। विशाल बोला, मैं तो पूरी रात बैठ सकता हूँ, मुझे रात जागने की आदत है, कितनी बार रात रात भर जाकर किताबें पढ़ी है। यह कहते हुए वह नंदिनी के पास बैठ गया। सच सच बताओ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? नंदिनी बोली, क्या मैं एक और अनुरोध कर सकती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? विशाल चिढ़कर बोला, तुम फिर हिचकिचा रही हो? अब तो हमारी शादी हो गई है, हम पति पत्नी हैं, खुलकर बताओ क्या हुआ है? नंदिनी धीरे से बोली, क्या मैं आपकी गोद में सिर रखकर थोड़ा सो सकती हूँ? विशाल कुछ पल आश्चर्य से नंदिनी के चेहरे को देखता है, फिर बोला, हाँ बिल्कुल, रुको। ये कहते हुए विशाल ने कमरे की तेज रोशनी बुझा दी और हल्की मध्यम रोशनी जला दी, ताकि नंदिनी को सोने में आसानी हो। अब मैं समझ रहा हूँ, उस घर में माँ की गोद में सिर रखकर तुम शायद इसी तरह सोती थी, है ना? मम्मी पापा की याद आ रही है, आएगी ही, हर लड़की को आती है, इतने सालों का रिश्ता है। नंदिनी सिमट कर विशाल की गोद में सिर रखकर एक हाथ विशाल के पैर पर टिकाकर निश्चिंत होकर आंखें मूंद लेती है। उसकी आंखों से फिर 2-4 बूंद आंसू लुढ़क जाते हैं। वह जल्दी से उन्हें पोंछ लेती है। नंदिनी समझ नहीं पा रही है कि आज उसकी आंखों में बार बार आंसू क्यों निकल रहे हैं। वह खुद को रोक नहीं पा रही है। यह उसके स्वभाव के विपरीत है। उसे अब मम्मी पापा या अपने अतीत की उतनी याद नहीं सता रही थी। तो क्या इसलिए आंसू आ रहे हैं कि इतने सालों तक उसकी विशाल से मुलाकात क्यों नहीं हुई, या फिर इस डर से कि कहीं वह विशाल को खो न दे? वह कुछ भी समझ पाने में असमर्थ थी। विशाल ने धीरे से पूछा, तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं है? मेरे पास बाम है, लगा दूं तो आराम मिलेगा। नंदिनी ने आंखें बंद किए ही
धीरे से सिर हिलाया, बस इतना कहा, आप मुझे बस थामे रखिए, बस इतना ही काफी है। विशाल ने पास से कंबल खींचकर नंदिनी को ओढ़ा दिया। उसके सिर पर हल्के हाथों से सहलाते हुए वह नंदिनी के सुंदर चेहरे को देखने लगा और सोचने लगा, यह लड़की कितनी निश्चिंता और शांति से उसकी गोद में सिर रखकर सोई है, जैसे वो उसे जन्म जन्मांतर से जानती हो। जबकि सच तो ये है कि नंदिनी से उसकी ठीक से बात तो आज रात ही हुई है। इस घर में आए उसे केवल 1 दिन ही हुआ है। ये लड़की भी तो उसी की तरह एक संपूर्ण इंसान है, एक ऐसी इंसान जो शायद उसके जैसे ही जीवन के सपने संजोती है। उसके पास भी विशाल की तरह ही आनंद है, दुख है और जीवन के प्रति ढेर सारी आशाएं हैं। ये लड़की भी शायद किसी से प्यार करना चाहती है, प्यार पाना चाहती है, किसी पर भरोसा करना चाहती है। उसी भरोसे के दम पर तो वो अपना घर बार, माता पिता और अपना पूरा अतीत छोड़कर यहाँ आई है। जिस इंसान की गोद में सिर रखकर वह इतनी निश्चिंत होकर सोई है, क्या वह इंसान वाकई इस लायक है? क्या वह भरोसेमंद है? ये नंदिनी को कैसे पता चला? और अब विशाल उस लड़की की वर्जिनिटी की परीक्षा लेगा। ये तय करेगा कि वह पवित्र है या नहीं। मानवता का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? जिस पल विशाल ऐसा करेगा, उसी पल उसके जीवन भर की शिक्षा, उसके दर्शन, उसके आदर्श सब कुछ मर जाएंगे। ये लड़की हर लिहाज से उससे कहीं अधिक योग्य है। विशाल ये बखूबी जानता है। कितने ही पुरुष शादी से पहले स्त्री संग करते हैं, तब पुरुषों की पवित्रता परखने का पैमाना कहाँ होता है। विशाल की उम्र नंदिनी से लगभग 10 साल ज्यादा है। इतने सालों तक वह अकेला रहा। इस अकेलेपन के बीच उसने कभी कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया, कभी किसी अनैतिक जगह नहीं गया। इसकी क्या गारंटी है? और देखो, नंदिनी ने एक बार भी विशाल को परखने की कोशिश नहीं की। वह कितनी निश्चिंत होकर सो रही है। ये इतना सारा भरोसा उसे कहाँ से मिला? विशाल नंदिनी के सिर को धीरे धीरे सहलाते हुए कमरे की मध्यम रोशनी की ओर दिखता है और मन ही मन कहता है, ये सुहाग रात फूलों की चादर पर बिछी एक नई यात्रा की शुरुआत है। हर घर के हर स्त्री पुरुष के जीवन की आज की यहीं से शुरुआत होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।